कई दिन से सावित्री जी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। घर का सारा काम उनकी बहू निधि को ही करना पड़ रहा था। आज निधि गुस्से में लाल अपने कमरे में बैठी पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दीपक शाम को घर पहुंचा, कमरे में घुसते ही उसकी पत्नी उस पर बरस पड़ी। दीपक, अब मुझसे नहीं होगी तुम्हारी माँ की सेवा। ये अपनी बीमार माँ तुमने मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दी। घर के काम भी करो और इनकी सेवा भी। मैं तो तुमने इस घर में पूरी नौकरानी बनाकर रख दी। कभी तुम्हारी माँ का खाना, कभी तुम्हारी माँ की दवाई। अरे मैंने कभी अपने घर ही है नौकरों वाले काम नहीं किए हैं। मेरे घर में तो खुद नौकर चाकर काम करते हैं। अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। दीपक बोला, निधि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। माँ तुम्हारे साथ घर के काम करवाती थी, लेकिन अब कुछ दिन से बीमार है तो तुमने घर में हंगामा मचा दिया। वह मेरी माँ है और मैं तुम्हारे कहने से अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। और अगर तुम इस घर में रहोगी तो मेरी माँ की सेवा भी करोगी और घर के काम भी। पति की बात सुनकर निधि बोली, तुम्हें पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सेवा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सावित्री जी को बहू की कही सारी बातें सुन रही थी। आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आ गई। सावित्री जी को देखकर बहू और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, इन्हें यहाँ से कहीं भी छोड़कर आओ, मुझे पता नहीं। दीपक को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में निधि के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मेरी माँ इसी घर में रहेगी। तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। ठीक है, अब सारी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ ही रहना। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और अपने कपड़ों का बैग लेकर अपने मायके जाने लगी। सावित्री जी बोली, बहू इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। अभी तो तुम्हारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं। मोहल्ले पड़ोस वाले सब क्या कहेंगे। बहू जैसे भी होगा मैं घर का सारा काम कर लूँगी। तुम्हें मेरी सेवा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम घर छोड़कर मत जाओ। सावित्री जी की बहू बोली, जिस दिन तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी मैं वापस आ जाऊंगी। कहकर वो अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद सावित्री जी रोने लगी। माँ, उसके लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक अपनी माँ को चुप करने लगा। दीपक ने अपनी माँ का संघर्ष भरा जीवन देखा था उसने कि उसकी माँ ने उसे कितने दुखों से पाला था। दीपक अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। जब वह बहुत छोटा था उसके पिता का देहांत हो गया था। सावित्री जी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। ये सुनकर सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करूँगी। तू अपनी पढ़ाई लिखाई मत छोड़। जब तक मेरी हड्डियों में जान है मैं खूब मेहनत करूँगी। तुझे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, तुझे बड़ा अफसर बनाऊँगी। और जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो बेटा मुझे किसी के खेतों में मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर मैं तेरी शादी कर दूँगी। बहू के आने के बाद मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सावित्री जी अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी। दीपक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसी तरह कुछ साल बीत गए। दीपक की पढ़ाई पूरी हो गई और एक दिन वह बड़ा अफसर बन गया। जब यह बात सावित्री जी को पता चली कि उसका बेटा बड़ा अफसर बन गया तो वह खुशी के मारे फूली न समाई। दीपक बोला, माँ अब तुम्हें किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, अब तुम आराम करो। दीपक ने अपनी माँ का खेतों में काम करवाना छुड़वा दिया था। बेटा ऊंची पोस्ट पर था तो कुछ दिन बाद दीपक के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री जी बहुत खुश हुई क्योंकि बहू को लेकर सावित्री जी के दिल में खूब सारे अरमान थे। उन्होंने खुशी खुशी बड़े धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू को पाकर सावित्री जी बहुत खुश हुई। निधि पढ़ी लिखी और सुंदर थी। दीपक भी कुछ कम नहीं था। सावित्री जी ने अपनी बहू को लेकर खूब सारे अरमान सजोए थे कि जब मेरी बहू आ जाएगी तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मुझे बुढ़ापे में आराम देगी। लेकिन बेचारी सावित्री जी के अरमान धरे के धरे रह गए। शादी के कुछ दिन तक तो निधि का व्यवहार सावित्री जी के साथ ठीक रहा। घर का काम भी कर लेती थी। सावित्री जी भी बहू के साथ घर के काम करवाती रहती थी।
लेकिन एक दिन जब सावित्री जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो अपनी सास की सेवा करना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ। बीमार सास अब उसकी आंखों में खटकने लगी थी। बस इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी। शादी को अभी 3 महीने भी ठीक से नहीं हुए थे और उसने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया। दीपक के आते ही उससे लड़ाई झगड़ा शुरू करने लगती। दीपक उसे बहुत समझाता था लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। सावित्री जी भी उसे खूब समझाती थी कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं काम करने लगूंगी, लेकिन निधि सावित्री जी को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती थी। लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दिन निधि ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। इस बात से सावित्री जी बहुत दुखी हुई। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। सावित्री जी दीपक से बोली, बेटा तू अभी जाकर बहू को लेकर आ। माँ मैं उसे लेकर नहीं आऊँगा, वह खुद घर छोड़कर गई है और उसने तुम्हारे साथ रहने से इनकार किया है। उसे रहने दो अपने घर। यह सुनकर सावित्री जी रोने लगी और बोली, अगर तू बहू को लेकर नहीं आया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। अपनी माँ की जिद के आगे दीपक हार गया और 2-3 दिन बाद निधि को लेने उसके घर पहुंच गया। निधि बोली, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी, हम दूसरा घर लेकर बाहर रहेंगे। तुम अपनी माँ को हर महीने में पैसे भेजते रहना और उनकी देखरेख के लिए एक काम वाली को रख लेना। दीपक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वापस घर चला गया। जब सावित्री जी को उसने सब कुछ बताया तो सावित्री जी भी बेटे से यही कहने लगी कि जैसा बहू कहे वैसा ही कर ले। मेरा क्या है, थोड़ी बहुत दिन की ज़िंदगी बाकी बची है मेरी, तो मैं यहाँ जैसे तैसे रह लूँगी, लेकिन तुम मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करो। सावित्री जी दीपक को अपनी कसम दे देती है। मजबूर होकर दीपक अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगता है। बेचारी सावित्री जी उधर अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे को याद करके रोती रहती। दीपक ने अपनी माँ के लिए कामवाली को रखा। अपनी माँ की जिद के आगे दीपक मजबूर था, लेकिन वह रोज़ अपनी माँ के पास जाता और उसका हाल चाल पूछता। खर्चे पानी के लिए भी पैसे देता। धीरे धीरे सावित्री जी को अकेले रहते हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। अब निधि भी बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि सास से उसे मुक्ति जो मिल गई थी। लेकिन दीपक अपनी माँ के लिए रात दिन कुढ़ता रहता। भले ही वह रोज़ अपनी माँ से मिलकर आता, लेकिन बुढ़ापे में माँ को इस तरह अकेला छोड़ना, इस बात से वह बहुत दुखी रहता। निधि दीपक को खुश रखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह अपनी पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करता। दीपक बहुत ही गुमसुम रहने लगा था। एक दिन सावित्री जी के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री जी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने निधि का भाई राकेश और उसकी पत्नी दोनों दरवाजे पर खड़े थे। वे दोनों अंदर आकर सावित्री जी के पैर छूते हैं और फिर राकेश निधि के बारे में पूछता है, माँ जी निधि कहाँ है? सावित्री जी कुछ नहीं बोली और अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। सावित्री जी की आंखों में आंसू देखकर राकेश परेशान हो गया। माँ जी क्या हुआ बताइए ना, आप रो क्यों रही हो? और निधि कहाँ है? राकेश के कई बार पूछने पर सावित्री जी ने उसे सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर राकेश को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, कुछ दिन के लिए घर आया था, इधर से निकल रहा था तो सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। यह निधि ने ठीक नहीं किया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह जाने लगता है। सावित्री जी हाथ जोड़कर राकेश के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा बहू को कुछ मत कहना, वरना वह दीपक के साथ झगड़ा करने लगेगी। मेरा बेटा वैसे ही परेशान रहता है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसे और परेशानी हो। मैं अपने बेटे का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती। राकेश बोला, माँ जी मैं उसे कहूँगा तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन सबक उसे ऐसा सिखा दूँगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखेगी। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिन में वो दौड़ती हुई रोती बिलखती आपके पास आएगी। कहकर राकेश और उसकी पत्नी अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन पर निधि खुशी खुशी अपने मायके चली गई। दीपक उससे नाराज़ था, इसलिए वह उसके साथ नहीं गया। वहां जाकर अपने भैया और भाभी को देखकर निधि बहुत खुश हो गई। अरे भैया आप
अब की बार तो रक्षाबंधन पर समय से आ गए, वरना शहर से हर बार लेट आते हैं। राकेश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे गुस्से में देखने लगता है। भाई को गुस्से में देखकर निधि बोली, क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? और माँ पिताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। राजेश बोला, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। यह सुनकर निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ पिताजी को आपने घर से क्यों निकाल दिया? मेरी मर्जी, मैंने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। जब मेरी पत्नी उनके साथ खुश नहीं है तो फिर मैं उन्हें अपने साथ क्यों रखूँ? अब तू भी यहाँ कभी मत आना, मुझे तुझसे कोई राखी नहीं बंधवानी। यह सुनकर निधि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जब तू अपनी बूढ़ी बीमार सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। भैया प्लीज़, मेरी वजह से माँ पिताजी को घर से मत निकालिए, उन्हें वापस ले आओ। आपके बिना कौन है उनका? आप ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा हो। अरे तू है ना, तू रख उनको अपने पास। सास को तो नहीं रख सकती, पर माता पिता को तो रख सकती है ना। उनके लिए तो तेरे पास जगह होगी ना। उनकी सेवा तो तू कर सकती है, क्योंकि वह तेरे माता पिता है। अरे उनके तो अभी हाथ पाँव भी चलते हैं, जब तुझे उन पर इतनी दया आ रही है। लेकिन अपनी बीमार सास को अकेला छोड़ते हुए तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। अपने भाई की इतनी सारी बातें सुनकर निधि रोती हुई घर वापस लौट आई और पति के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगी। दीपक, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास चलो, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, ना जाने वह किस हाल में होंगे। मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ना करती तो आज मेरे माता पिता के साथ ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। माँ जी के पास चलो, अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब हमेशा उनके साथ ही रहूंगी, उनकी दिन रात सेवा करूंगी। दीपक तुरंत उसे लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। पूरे रास्ते निधि की आंखों से आंसू नहीं सूखे और घर पहुंचते ही अपनी सास के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, सच में आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे पता चला है अपने माता पिता से दूर होने का दर्द क्या होता है। जो मैंने आपके साथ किया वही मेरे भाई ने मेरे माता पिता के साथ कर दिया। मैंने आपके बेटे को आपसे दूर किया तो वहाँ मेरे भाई ने भी मेरे माता पिता को घर से निकाल दिया। मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मेरे माता पिता को मिल गई। कहते हुए निधि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी दूसरे कमरे से निधि का भाई अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आया। देखकर निधि चौंक गई। माँ पिताजी, आप दोनों यहाँ कैसे? और भैया, यह सब क्या? आपने मुझसे झूठ बोला? राकेश बोला, हाँ, मैंने तुझसे झूठ बोला था। मैंने माँ पिताजी को घर से नहीं निकाला था, मैंने उन्हें अंदर छुपा दिया था। और घर से निकालने वाली ऐसी घटिया बात तो मैं अपने कभी दिमाग में भी नहीं लाऊंगा। ये सब तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। जीजा जी ने भी तुझे बहुत बार समझाया था, लेकिन उनकी बात तुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुझे अपनी भाषा में समझा दूं। निधि ने वहां खड़े सभी लोगों से माफ़ी मांगी। सावित्री जी ने निधि को माफ़ किया और उसे अपने गले से लगा लिया। दीपक ने भी अपनी माँ को खुश देखकर आज निधि को दिल से माफ़ कर दिया। उधर निधि के माता पिता ने भी सावित्री जी से माफ़ी मांगी। अपनी बहू के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर आज सावित्री जी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अपनी माँ को खुश देखकर आज दीपक भी बहुत खुश था, क्योंकि ना जाने कब से उसने अपने माँ के चेहरे पर यह खुशी नहीं देखी थी। लेकिन आज सब कुछ ठीक हो गया था। निधि को भी उसकी गलती का एहसास हो गया था। निधि ने सबके सामने दीपक से वादा किया कि वह उसकी माँ को सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझकर उनकी सेवा करेगी, और आगे चलकर उसने अपना वादा पूरा भी किया। जब तक सावित्री जी ने अपनी आखिरी सांस ली, तब तक निधि ने उनकी सेवा बड़े प्रेम भाव से की, और सावित्री जी भी अपने अंत समय में निधि को खूब भर भर कर आशीर्वाद देकर गई। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।